नमस्कार, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो हमारा है साइंस का और यह है पार्ट 3। 2 पार्ट हम इसके कवर कर चुके हैं और इसमें हम डाइजेशन देख रहे हैं। ठीक है, डाइजेशन में हम 2 पार्ट कवर कर चुके हैं और आज के इस वीडियो में पूरा डाइजेशन टॉपिक जो है वह समाप्त हो जाएगा। ये हमारा चैनल है सिविल सर्विसेज विद्यालोक। आपको इस तरह का सब्सक्राइब का एक बटन दिख रहा होगा, उसको ज़रूर प्रेस कर दें और यहाँ पे एक नोटिफिकेशन बेल होगा, उसको भी प्रेस कर दें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि आज के वीडियो में डाइजेशन में हम देखेंगे पैनक्रियाज क्या होता है और उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और इनके में क्या क्या प्रोसेस होता है, कैसे खाना पचता है। ठीक है, तो पूरा पाचन का वीडियो आज के वीडियो में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, रोल ऑफ पैनक्रियाज ये क्या होता है? ये ग्रहणी ड्यूडेनम के सी आकार के मध्य अवस्थित होता है। देख लीजिए इसके कहाँ पे है ये पैनक्रियाज। ये देखिए, ये जो येलो रंग की आपको स्ट्रक्चर संरचना दिख रही है इसे हम बोलते हैं पैनक्रियाज। ठीक है, ये है ड्यूडेनम, ड्यूडेनम पार्ट है। हमने इसको डिटेल में पढ़ाया हुआ है कि ये छोटी आंत की संरचना है और छोटी आंत का सबसे ऊपरी पार्ट है ड्यूडेनम, मध्य वाला पार्ट है जेजुनम और लास्ट वाला पार्ट है इलियम। साइज के अकॉर्डिंग भी हम पढ़ा चुके हैं। तो ये सी आकार की संरचना आपको दिखने में लग रही है। ठीक है, ये सी आकार की संरचना के मध्य में जुड़ा होता है। यहीं से देखिए लीवर भी जुड़ा हुआ है और ये गाल ब्लेडर है, ग्रीन कलर का जो है ये गाल ब्लेडर। लीवर क्या करता है? बाइल जूस का सिंथेसिस करता है और भेज देता है कि गाल ब्लेडर में जाके स्टोर हो जाता है। ये स्टोरेज है। अब किसका है? बाइल जूस का स्टोरेज का कार्य करता है। अब गाल ब्लेडर से आता है बाइल जूस, क्षारीय होता है और यहाँ से पैनक्रियाज के जो एंजाइम्स होते हैं वो जाते हैं और सब मिल जाते हैं छोटी आंत में। और छोटी आंत का जो जूस होता है उसको बोलते हैं सकस इंटेरिकस। ये तीनों यहाँ पे मिलते हैं। तो क्या क्या मिलता है छोटी आंत में? तो पैनक्रियाज से जो एंजाइम्स भेजे जाते हैं, जो रिलीज होते हैं वो एंजाइम्स, जो लीवर के द्वारा सिंथेसिस किया जाता है बाइल जूस वो, और जो छोटी आंत का जो इंटेस्टाइनल जो जूस होता है वो, इन तीन चीज़ें छोटी आंत में मिलती हैं और यहाँ पे पाचन होता है। चलिए देखते हैं। ये ग्रहणी ड्यूडेनम के सी आकार के मध्य अवस्थित होता है। मिश्रित प्रकार की ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि कहने का मतलब है, मिक्स्ड प्रकार की ग्रंथि कहने का आशय ये होता है कि ये 2 कार्य करती है। एक तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम के रूप में कार्य करती है और दूसरा इंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में भी ये कार्य करती है। तो पाचन तंत्र से भी संबंधित है और अंतःस्रावी तंत्र से भी जुड़ी हुई है। डाइजेस्टिव सिस्टम में इसका कार्य क्या रहता है? ये एंजाइम रिलीज करती है जो भोजन को पचाने के कार्य में यूज होते हैं। दूसरा इंडोक्राइन, अंतःस्रावी ग्रंथि का मतलब है ये हार्मोन्स को रिलीज करती है, जैसे कि इंसुलिन और ग्लूकेगॉन। ये दोनों इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। तो ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मिश्रित या मिक्स्ड प्रकार की है? तो आपको जब ये पैनक्रियाज दिख जाएगा वहाँ पे टिक मार दीजिएगा। पैनक्रियाज एंजाइम देख लेते हैं। पैनक्रियाज जो रिलीज करता है, सिक्रेट करता है एंजाइम्स, वो क्या क्या होते हैं? एक होता है ट्रिप्सिनोजन, एक होता है कीमोट्रिप्सिनोजन, एक होता है पैनक्रियाटिक एमाइलेज, लाइपेज। हम आपको लास्ट वीडियो में जो 1 और 2 पार्ट बनाए हैं उसमें हम डिटेल में समझाए हैं कि एमाइलेज किस पे वर्क करता है, लाइपेज किसके, लिपेज या लाइपेज किस पे वर्क करता है। ठीक है, अब देखिए एमाइलेज वर्क करता है किस पे? स्टार्च पे या कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ठीक है, स्टार्च पे या कार्बोहाइड्रेट पे। लाइपेज किस पे वर्क करता है? तो फैट्स पे। ये फैट का पाचन करते हैं और ये स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट का। और एमाइलेज जब वर्क करता है तो स्टार्च को माइल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ये सब हम डिटेल में पढ़ाए हैं। अगर अभी तक आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है या तो मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। जो 1 और 2 हैं, देखिए ट्रिप्सिनोजन और कीमोट्रिप्सिनोजन, ये जो 2 हैं एंजाइम्स, ये अक्री इनएक्टिव रूप में रिलीज होते हैं, सीक्रेट होते हैं, स्रावित होते हैं और इन्हें एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्षारीय माध्यम की आवश्यकता होती है। और ये क्षारीय माध्यम इनको कौन प्रोवाइड करेगा? वो प्रोवाइड करेगा बाइल जूस। बाइल जूस क्षारीय होता है। ठीक है, बहुत कड़वा होता है। तो बाइल जूस क्या करता है? जब बाइल जूस आता है, यहाँ से देखिए, यहाँ से बाइल जूस आ रहा है। ठीक है, ग्रीन कलर की जो ये दिख रही है वेसल, यहाँ से बाइल जूस आ रहा है, ये डक्ट है। और यहाँ से आ रहा है क्या? ट्रिप्सिनोजन। ये ट्रिप्सिनोजन यहाँ पे आएगा, यहाँ से बाइल जूस आएगा। जब दोनों मिल जाएंगे तो वो ट्रिप्सिनोजन, ये ट्रिप्सिनोजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्कलाइन मीडियम आ जाएगा बाइल जूस और ये कन्वर्ट हो जाएगा ट्रिप्सिन में। ट्रिप्सिन क्या है? एक्टिव हो जाएगा, फॉर्म है। और ये कीमोट्रिप्सिन भी एक्टिव फॉर्म है। तो ये क्या करेगा? अब ये प्रोटीन पे वर्क करेगा ट्रिप्सिन। अब प्रोटीन पे देखिए, हम पहले भी पाचन में देख चुके कि प्रोटीन पे सबसे पहले वर्क करता है पेप्सिन। ठीक है, और ये कहाँ पाया जाता है? ये स्टमक में पाया जाता है, ये पढ़ चुके हम। तो प्रोटीन पे वर्क करेगा पेप्सिन, ये कन्वर्ट कर देगा प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स में।
और इन दोनों पे वर्क करेगा ट्रिप्सिन, ये किस में कन्वर्ट कर देगा, तो डाइपेप्टाइड्स में। ठीक है, तो पैनक्रियाटिक एमाइलेज किस पे कार्य करता है, स्टार्च पे, इसको माइल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। और पैनक्रियाटिक लाइपेज जो है वो फैट्स पे कार्य करता है, फैट वसा पे, और इसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। अब इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स देख लेते हैं, आंतरिक ग्रंथियाँ। आंत्र रस जो इंटेस्टाइनल जूस का श्रावण करती हैं, जो आंतरिक ग्रंथियां हैं वो आंत्र रस का श्रावण करती हैं, जिसे हम बोलते हैं सकस इंटेरिकस। तो ये क्या है, आंत्र रस। जो इंटेस्टाइनल जूस है उसे बोलते हैं सकस इंटेरिकस। इंटेस्टाइनल जूस में क्या क्या होता है, माइल्टोज होता है, माइल्टेज होता है, लैक्टेज, सुक्रेज, डाइपेप्टिडेज। अब इनका कार्य देखते हैं क्या है। देखिए, जो माइल्टोज होता है ये हमने देखा था कि स्टार्च पे जो वर्क किया गया तो उसको एमाइलेज ने जब स्टार्च पे वर्क किया, एमाइलेज एंजाइम ने, तो उसको कन्वर्ट किया था माइल्टोज में। ये डाइसैकेराइड है। और हमें पाचन में हमने कहा था जब सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी चीज़ें उसको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी, यही होता है डाइजेशन। ठीक है, तो माइल्टोज पे वर्क किया माइल्टेज, छोटी आंत में आए, छोटी आंत से निकला क्या, माइल्टेज, और इसने वर्क किया माइल्टेज ने वर्क किया माइल्टोज पे, तो किस पे कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज में। ये हो गया मोनोसैकेराइड। अब यही सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, यही हमारी बॉडी द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाएगी, ग्लूकोज। लैक्टोज पे किसने वर्क किया, तो लैक्टेज ने, और ये कन्वर्ट हो गया किसमें, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। ये हमारी बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। डाइपेप्टाइड्स पे किसने वर्क किया, डाइपेप्टिडेज ने, इसने एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर दिया। ये भी हमारी बॉडी द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। तो हमने सबसे पहले देखा था कि स्टार्च है, हमने मुंह में चबाया, स्टार्च खाया, कार्बोहाइड्रेट हमने लिया, हमारे मुंह में क्या आएगा, एमाइलेज एंजाइम। अब एमाइलेज एंजाइम क्या करेगा, इसको माइल्टोज में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, जो मतलब ये 30 से जितना हम भोजन खाते हैं उससे उसका 30 से 35% ही मुंह में माइल्टोज में कन्वर्ट होता है, बाकी चला जाता है कहाँ, जब ये आएगा छोटी आंत में तो पैनक्रियाटिक एमाइलेज एंजाइम जब निकलेगा तब ये कन्वर्ट होगा पूरा। तो अब माइल्टोज पे वर्क किसने किया, माइल्टेज ने, इस पे वर्क किसने किया, माइल्टेज ने, छोटी आंत में, किस में कन्वर्ट कर दिया, ग्लूकोज में। अब इसका पाचन हो गया। ठीक है, तो हमने स्टार्च लिया था, इस पे दो चीज़ों ने कार्य किया, एक एमाइलेज ने तो माइल्टोज में कन्वर्ट किया, ये पॉलीसैकेराइड था, इसको किया माइल्टोज में, ये हो गया डाइसैकेराइड, और ये हो गया ग्लूकोज मोनोसैकेराइड। तो हमने कहा था कि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स हैं उनको उनके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देना डाइजेशन है, उसके बाद हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। अब देखिए एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, मैंने सारा खाना जो हम लोगों ने खाया था वो छोटी आंत में गया और सारा पाचन जो होता है वो छोटी आंत में समाप्त हो जाता है, वहीं पर एब्जॉर्प्शन भी होता है। तो पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ पे होगा, छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही अवशोषण हो जाता है। इस प्रक्रिया के लिए छोटी आंत की आंतरिक सतह, ये जो छोटी आंत है उसकी आंतरिक सतह जो होती है अंगुलिनुमा संरचना, ये देखिए आपको चित्र में दिख रहा होगा, ये आपकी उंगली की जैसी संरचनाएं हैं। छोटी आंत के अंदर इस प्रकार की संरचनाएं बनी होती हैं जिन्हें हम विली बोलते हैं। और ये विली का काम करता है कि ये हमारे जो भोजन, पचा हुआ भोजन है उसको एब्जॉर्ब करके बॉडी को अंदर सेल्स में भेज देता है। अब यहाँ पे आपको समझ में आया होगा, ये छोटी आंत है, ये सी आकार की संरचना है। ठीक है, छोटी आंत का ड्यूडेनम पार्ट। अब यहाँ पे देखिए अंदर का जो ये पार्ट है, यहाँ पे ये उंगलीनुमा संरचना अंदर बनी हुई है, ये आंत का अंदर वाला भाग है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये इसके अंदर वाला पार्ट है। यहाँ पे देखिए ये विलीज बनी हुई है, ये उंगलीनुमा संरचनाएं है। अब इस संरचना के अंदर का भाग है, ये जो पार्ट दिख रहा है संरचना के अंदर का पार्ट है। इसमें क्या क्या है, तो इसमें ब्लड वेसल्स हैं या ब्लड कैपिलरीज हैं, लिम्फेटिक वेसल्स हैं, ठीक है, लसिका वाहिकाएं हैं, ये रक्त वाहिकाएं हैं, और ये आर्टरी हैं, धमनियां हैं, और वेन्यूल हैं, ये सिराएं हैं। ठीक है, तो ये हम आगे पढ़ेंगे, जब हार्ट वाला डिटेल में पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे धमनी सिराएं क्या होती। तो यहाँ से क्या किया जाएगा कि ब्लड वेसल्स के द्वारा कुछ चीज़ें एब्जॉर्ब की जाएंगी और कुछ चीज़ें लिम्फेटिक वेसल्स के द्वारा। हमने खाना खाया, पाचन मुंह से शुरू होता है स्टार्च का, फिर स्टमक में गया, वहाँ कुछ पाचन हुआ प्रोटीन का, फिर आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, वहाँ पे फाइनली पूरा पाचन कंप्लीट होता है छोटी आंत में। अब छोटी आंत में जब पाचन हो गया, जो हमने कॉम्प्लेक्स चीज़ें खाई थी वो उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी हैं, अब उसको बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाना है। तो छोटी आंत में ही जो विली होती हैं इन्हीं के माध्यम से एब्जॉर्ब किया जाएगा। इसमें दो संरचनाएं आपको दिख रही हैं, ब्लड कैपिलरीज और लिम्फेटिक वेसल्स। ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक वेसल्स, इनके द्वारा हमारी बॉडी में चीज़ों को, मिनरल्स हो गए, विटामिन हो गए, उन सबको एब्जॉर्ब किया जाता है। ये देखिए जो एमिनो एसिड्स हैं, मोनोसैकेराइड्स हैं, और वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन से, बी और सी, इनको किसके द्वारा एब्जॉर्ब किया जाएगा, तो ब्लड वेसल्स के द्वारा। जो फैटी एसिड्स हैं,
मोनोसेक्राइड्स और फैट सॉल्युबल विटामिन ए, डी, ई, के, इनको किसके द्वारा एब्जॉर्ब किया जाएगा, तो लिम्फेटिक वेसल्स के द्वारा। अब देखिए वाटर सॉल्युबल विटामिन बी और सी, ये आपको याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जो है वो जल में घुलनशील है, कौन सा वसा में घुलनशील है। तो सी विटामिन नींबू में पाया जाता है, आपको पता है, और नींबू आपने ज़रूर निचोड़ा होगा, कभी पानी में कभी खाने में। तो आपने देखा होगा जब पानी में नींबू निचोड़ते हैं तो क्या होता है कि वो उसमें घुल जाता है, तो ये क्या है, पानी में घुलनशील है, तो यही हो गया वाटर सोल्यूबल। अब बी और सी साथ में रहते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा, विटामिन बी और सी साथ में रहते हैं, तो बी और सी वाटर सोल्यूबल हैं। बाकी जो बचे हैं एडेक, ए, डी, ई, के, ये हैं आपके फैट सोल्यूबल विटामिन। अब इस स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा सारा काम हो चुका है, खाना फाइनली पच चुका है पूरा, और पूरा एब्जॉर्ब भी हो चुका है, जो हमने खाया था उससे जो पोषक तत्व हमको चाहिए थे वो सब मिल चुके हैं। अब बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की, बड़ी आंत की बात करते हैं। ये छोटी आंत से बड़ी होती, छोटी आंत से लंबाई में कम होती है, ठीक है, छोटी आंत लंबाई में लगभग 22 फीट थी, ये लगभग 8 फीट के आसपास ही होती है, तो ये छोटी आंत से लंबाई में छोटी होती है। और इसके 3 भाग होते हैं, एक है कोलन, एक है सीकम, एक है कोलन, एक है रेक्टम। ये देखिए ये सीकम वाला पार्ट है, ये है अपेंडिक्स, ठीक है, ये यूजलेस है, किसी काम की नहीं है। दूसरा है ये कोलन वाला पार्ट है हमारा, और लास्ट में ये रेक्टम वाला पार्ट है, ठीक है, जहाँ से वेस्ट मटेरियल सुबह निकलता है। तो कोलन वाले पार्ट में कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ये संरचना क्या करती है हमारी, ये जो संरचना है, ये बड़ी आंत क्या करेगी, तो जो डाइजेस्टेड फूड होगा, ठीक है, पच गया है, जो कुछ अनपचा है, मतलब कि सेमी डाइजेस्टेड भी है और अनडाइजेस्टेड फूड है, इन सबको बाहर निकालने का कार्य करती है। ये जल की अधिक से अधिक मात्रा को बॉडी में बनाए रखती है। तो छोटी आंत में खाना पच जाता है, बड़ी आंत में जाता है, वहाँ पे उसमें जो पचा हुआ मटेरियल है उसमें से जो वाटर है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है बॉडी के द्वारा, ताकि बॉडी में जल बना रहे। कोलन वाले हिस्से में कई प्रकार के बैक्टीरिया उपस्थित होते हैं, और जो हमारे लिए कुछ विटामिन का सिंथेसिस करते हैं, जैसे विटामिन बी और विटामिन के। तो ये कोलन वाला पार्ट है पूरा, ठीक है, जो बड़ा दिख रहा है, इसमें क्या होते हैं, कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं, और ये बैक्टीरिया कुछ विटामिन का सिंथेसिस करते हैं, जैसे विटामिन बी और विटामिन के, ठीक है। इसी पार्ट में जब कोई दिक्कत आ जाती है, जैसे क्या होता है कि ये बड़ी आंत में जब कोई प्रॉब्लम आ जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो क्या होता है कि ये पानी एब्जॉर्ब करना छोड़ देती है, इसमें स्वेलिंग आ जाती है और ये पानी एब्जॉर्ब करना छोड़ देती है। तब क्या होता है कि पानी शरीर से बाहर ज़्यादा निकल जाता है, ठीक है। आगे की वीडियो जो हम ये बताएंगे डिटेल में तब समझेंगे। ये हमारा है डाइजेस्टिव सिस्टम। हमने ये देखा था कि हमने माउथ में क्या किया है, बोलस जिसे हम बोलते हैं, कुछ खाना मैंने कुछ खाया है, यहाँ से जाएगा सलेवरी ग्लैंड्स है यहाँ पे, ठीक है, एमाइलेज निकलता है, एमाइलेज एंजाइम होता है, लाइसोजाइम भी होता है इसमें। यहाँ से हमने खाना खाया, ये है इसोफेगस पार्ट, यहाँ पे चूंकि कोई एंजाइम नहीं होता इसलिए खाने का पाचन नहीं होता, ये सिर्फ नीचे उतरता है खाना यहाँ। ये हमारा हो जाएगा स्टमक। स्टमक में हमने बिल्कुल डिटेल में देखा है कि कौन कौन से पाचन होते हैं, ये हमारा है स्टमक। के बाद ये है पैनक्रियाज, ठीक है, पैनक्रियाज भी हमने डिटेल में देख लिया है, लीवर भी हमने देख लिया है, गाल ब्लेडर भी हमने देख लिया है, अपेंडिक्स हमने कहा ये हमारे किसी पार्ट की नहीं है, लार्ज इंटेस्टाइन भी हमने कवर कर लिया है, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम क्या होता है और एनस क्या होता है, ठीक है। यहीं से एनस के माध्यम से हमारा वेस्ट मटेरियल, डाइजेस्टेड, सेमी डाइजेस्टेड, अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो निकलता है। तो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम हम कवर कर चुके हैं, और ये हमारा चैनल है सिविल सर्विसेज विद आलोक। अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दें, हाँ, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, लाइक करें और कमेंट करें, और ये नोटिफिकेशन बेल है इसको ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका मैसेज आप तक पहुँच सके। और डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा पूरा समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर देखेंगे इससे संबंधित जो कुछ डिजीज़ होती हैं हमारे पाचन से संबंधित, ये डाइजेस्टिव सिस्टम इससे संबंधित कुछ डिजीज़ हैं उनको हम देख लेंगे। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।